हेलो साथियों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आज के इस फटाफट प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज़ में। इस वीडियो सीरीज़ के अंतर्गत हम सब कर रहे हैं किसी भी वनडे एग्जाम में आने वाले सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस एवं रिवीजन, जिसके तहत रोज़ शाम 8 बजे आपके समक्ष टॉप 20 सामान्य हिंदी के प्रश्नों की एक लाइव श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है, जो कि आगामी UPSSC पैट को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। तो सभी दोस्त तैयार हो जाएं इस सेशन में हिस्सा लेने के लिए। तो आप सभी सेशन के दौरान राइट आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले आप सभी से निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और दोस्तों में वीडियो को शेयर करें तथा वीडियो को लाइक भी करें। और जिन भी दोस्तों को इस वीडियो की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। ओके, सो फाइनली इस सेशन की शुरुआत करते हैं। इस सेशन का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है? निम्न में से आवाहन का विलोम शब्द आपको बताना है। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये शब्द है क्या है? आवाहन। इसका विलोम शब्द बताना है। इसका विपरीत अर्थक शब्द आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। अच्छा, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका ऑप्शंस आपके सामने हैं। ऑप्शन ए है निदान, ऑप्शन बी है सर्जन, ऑप्शन सी है विसर्जन और ऑप्शन डी है आवाहक। आपको इसका करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। आवाहन, इसका विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विसर्जन। अच्छा, ये समझिए आह्वान मतलब होता है क्या? आह्वान मतलब होता है किसी को बुलाना या आमंत्रित करना। इसके विपरीत विसर्जन मतलब क्या होता है? किसी को विदा करना या फिर उसको छोड़ना। ओके, तो फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन सी। राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या बोल रहा है? मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा। वाक्य में कौन सा कारक है? आपको कारक पहचानना है। इसमें से कारक कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी करण कारक, ऑप्शन सी अपादान कारक और ऑप्शन डी कर्म कारक। इसमें से करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण कारक। करण कारक में क्या होता है? इसमें मैं आगरा ट्रेन से जाऊंगा मतलब ट्रेन से, इसमें दो चीज़ें एक हो रही हैं। इसके विपरीत जो अपादान कारक होता है, ये अपादान कारक, इसमें क्या होता है? दो चीज़ें अलग होती हैं। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, दो चीज़ें अलग हो रही हैं। इसमें भी से आता है और करण कारक में भी से आता है। लेकिन करण में क्या होता है? दो चीज़ें मिलती हैं, जबकि अपादान कारक में दो चीज़ें अलग होती हैं। ओके, तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करण कारक। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल में है? आपके ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से बताना है कौन सा वाक्य है जो भूतकाल में है। ऑप्शंस क्या है? मैं कल घर जाऊंगा, वह राजकोट से आ चुका है, मैं यहाँ रोज आता हूँ, या फिर मैं मुंबई से आ रहा हूँ। इसमें से कौन सा वाक्य भूतकाल में है? फटाफट इसका आंसर दीजिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वह राजकोट से आ चुका है। यहाँ पे कार्य पूर्ण हो चुका है, वह राजकोट से आ चुका है, इसका मतलब ये भूतकाल में है। बाकी मैं कल घर जाऊंगा मतलब अभी गया तो नहीं ना, फ्यूचर, ये भविष्य काल का है। नीचे मैं यहाँ रोज आता हूँ लेकिन आ चुका नहीं चुका। यहाँ पे कुल मिला के कार्य का पूर्ण हो जाना भूतकाल में होता है। तो ऑप्शन बी इस यहाँ पे सूट कर रहा है। सो फाइनली इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का बी हो जाएगा। राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है निम्नलिखित लोकोक्ति या मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। नीचे एक मुहावरा दिया गया है, उसका मीनिंग कौन सा है? आपके ऑप्शन है सामने। मुहावरा क्या है? ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे। इसका अर्थ क्या होगा? आपके ऑप्शन से बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। बी जान जोखिम में डालना, सी उदंड व्यक्ति की दुष्टता, या फिर डी किसी भी वस्तु किसी दूसरे को देना। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। ऊँट की चोरी निहुरे निहुरे एक मुहावरा है जो यूज़ किया जाता है। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है
बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते हैं। तो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है। यहाँ पे नहीं मिस हो गया है, इसमें से बताना है कौन सा एक ऑप्शन है जो युग्म में नहीं है। पहला युग्म क्या होना चाहिए? तद्भव, पहला तत्सम और दूसरा तद्भव। तो देखिए ऑप्शन चेक कीजिए, कड़ा कड़ा, कुक्षी कोख, कपित्थ और कैथा, अष्ट और आठ। इसमें से कौन सा मैच नहीं कर रहा है? कौन सा युग्म सही नहीं है? 3 सही होंगे और चौथा एक जो आंसर होगा वो सही नहीं होगा। तो इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। फटाफट इसका आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कड़ा कड़ा। एक्चुअली कड़ा का जो तत्सम होता है वो कटा होता है, कटा है इसका तत्सम होता है, कटा करहाट नहीं होता है। सो फाइनली ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। इसमें से पूछ रहा था कौन सा सही युग्म नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है? आपके ऑप्शन सामने हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। कमेंट सेक्शन में फटाफट इसका आंसर दीजिए। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले जानिए समास क्या होता है। दो सार्थक पदों के मेल को, दो सार्थक पदों के इसमें पद मिलते हैं, जबकि जो संधि होती है उसमें वर्णों का मेल होता है। तो समास कितने टाइप्स के होते हैं? समास 6 प्रकार के होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठा और लास्ट है बहुव्रीहि समास। तो फाइनली ये पूछ रहा है तत्पुरुष समास इसमें से कौन सा है? आपके ऑप्शन सामने है, त्रिभुवन, दौड़धूप, पीताम्बर या मधुमक्खी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मधुमक्खी। जिस समास का उत्तर पद प्रधान तथा पूर्व पद गौड़ होता है। तत्पुरुष समास किसको बोलते हैं? जिसका जो उत्तर पद होता है, अंतिम पद होता है, इसमें 2 पद होते हैं, पहला पद और दूसरा पद। तो इसमें प्रथम पद जो होता है तत्पुरुष समास में प्रधान होता है। तो इसमें क्या है? मधुमक्खी। तो मधुमक्खी मतलब मधु की मक्खी, यहाँ पे की आ रहा है, की शब्द का जो की है उसका लोप हो जा रहा है। तो मधु की मक्खी, तो मधुमक्खी। तो फाइनल इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? सिर पर सवार रहना। मुहावरे का अर्थ है, मुहावरा आ गया। जो मुहावरा दिया है सिर पर सवार रहना, इसका अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन सामने है, मरने मारने तक उतारू होना, पीछे पड़ना, भाग जाना या बाधक होना। इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपको कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। चलिए कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर दीजिए। सिर पर सवार रहना। तो सिर पर सवार रहने का मतलब होता है किसी के पीछे पड़ना। ओके, राइट। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित शब्दों में कितने उपसर्ग अशुद्ध हैं? जो उपसर्ग है जो पहले यूज़ किए जाते हैं, शब्द के जो पहला पार्ट होता है उसको उपसर्ग बोलते हैं और जो बाद में यूज़ करते हैं उसको प्रत्यय बोलते हैं। तो इसमें से पहला जो है, इसमें क्या है? अद है, म है, उत है, नी है। इसमें से पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध है। बाकी 3 शुद्ध होंगे और एक जो होगा जो अशुद्ध होगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर क्या हो जाएगा? अधधन सेरा इक्वल टू अधसेरा, महधन ऋषि इक्वल टू महर्षि, उत्धन ग्रीव इक्वल टू उद्ग्रीव, निधन खरा इक्वल टू निखरा। इसमें से कौन सा अशुद्ध है जो करेक्ट नहीं है? तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महधन ऋषि इक्वल टू महर्षि। ऐसा नहीं, इसका क्या होता है? महाधन ऋषि होता है, महाधन ऋषि। ओके, ये दीर्घ संधि है। बाकी उतधन ग्रीव करेक्ट है, व्यंजन संधि है। निधन खरा ये भी सही है, निखरा। अधधन सेरा, अधसेरा ये भी सही है। बाकी जो ऑप्शन बी है एक गलत है, महाधन ऋषि होता है। सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इक्वल टू महधन ऋषि इक्वल टू महर्षि। ओके, तो चलिए फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 है, रावण जीवन भर पूरा सुख भोगता रहा, इसमें कौन सा विशेषण है आपको बताना है। जो सेंटेंस है, जो वाक्य दिया है, इसमें कौन सा विशेषण यूज किया जाता है। अच्छा, विशेषण क्या होता है? विशेषण ऐसे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। और विशेषण 4 टाइप्स के होते हैं जो ऑप्शन में दिया है, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। तो इसका करेक्ट आंसर बता दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण दोष का बोध हो, उनको हम क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण। ओके। संख्यावाचक विशेषण मतलब जिससे संख्या का बोध हो। परिमाणवाचक मतलब जिस माप तौल की वस्तुओं का बोध हो। सार्वनामिक, सर्वनाम के तौर पे अगर कोई विशेषण यूज किया जाए उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रश्न 9 का राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, शुद्ध वाली वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से किसकी शुद्ध वर्तनी है? आपके ऑप्शन सामने हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आप बताइए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? रचयिता, सृष्टा, सुषुप्त या दृष्टा? इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो दृष्टा है ये बिल्कुल शुद्ध है। बाकी रचयिता ऐसा नहीं लिखते। रचयिता को कैसे लिखते हैं? र, च, य में छोटी की मात्रा और ता, रचयिता। ओके। बाकी सृष्टा को कैसे लिखते हैं हम? सृष्टा होता है इसका शुद्ध रूप, सृष्टा। और सुषुप्त को कैसे लिखते हैं? सुषुप्त को हम लिखेंगे, छोटा स होता है इसमें, छोटा वाला स, सु, षटकोण वाला श, सुषुप्त। इसका करेक्ट वर्तनी होगी। सो फाइनली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दृष्टा। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, चौराहा, इसमें कौन सा समास है? आपको बताना है। जो चौराहा दिया है इसमें कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बताएं आप सभी। चौराहा, ये जो चौराहा है, चौराहा का पहला जो पद है वो चौ मतलब संख्यावाचक है। तो संख्यावाचक इसमें होता है द्विगु समास में। सो फाइनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ये तो हो गया द्विगु। बहुब्रीहि में इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। कर्मधारय और तत्पुरुष दोनों में दूसरा पद प्रधान होता है। ओके। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है? आपको बताना है किस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। मैंने ऊपर ही बताया, जो बहुब्रीहि समास है, जो ऑप्शन सी है, इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। इसका तीसरा ही मीनिंग निकलता है। जैसे लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? ये भगवान गणेश की बात हो रही है, इसलिए इसका तीसरा ही मीनिंग निकल रहा है। ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना, इसका मतलब क्या हुआ? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। आपके ऑप्शन सामने हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुप्त मंत्रणा होना। अंदर ही अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना। ओके। चलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? स्वर किसका भेद है? आपको बताना है जो स्वर है किसका भेद है? समास का, वर्ण का, संधि का या सोरठा का? करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। स्वर किसका भेद है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संधि का। संधि के कितने प्रकार होते हैं? संधि 3 प्रकार की होती हैं। पहला स्वर संधि,
स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा होता है एक लास्ट वाला विसर्ग संधि। अह की मात्रा आती है जिसमें ना विसर्ग संधि। तो फाइनली स्वर किसका भेद हो गया? ऑप्शन सी, संधि का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? चांदनी चौक में कौन सी संज्ञा है? आपको बताना है जो चांदनी चौक है शब्द, उसमें कौन सी संज्ञा है। आपके ऑप्शन सामने है, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए इसका आंसर बताइए। कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए इसका। सो फाइनली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक, इससे किसी द्रव्य की, द्रव्य मतलब पदार्थ, इनका बोध होता है। भाववाचक किसी भाव की बात हो रही है। जातिवाचक किसी जाति का अगर बोध हो उस संज्ञा को बोलेंगे हम जातिवाचक। एनीवेज इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विलोम की दृष्टि से सही नहीं है? आपको इसमें से बताना है कौन सा शब्द विलोम की दृष्टि से सही नहीं है। आपके ऑप्शन सामने हैं, इसमें से करेक्ट आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो चलिए इसका फटाफट आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? 3 युग्म सही है, जो चौथा है वो सही नहीं है, वही आपको आंसर में लिखना है। पहला क्या बोला? सुबुद्धि असुबुद्धि, कीर्ति अपकीर्ति, आरोह अवरोह, उत्कर्ष अपकर्ष। इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो सुबुद्धि है, सुबुद्धि का जो विलोम होता है वो कुबुद्धि होता है, असुबुद्धि नहीं बल्कि कुबुद्धि होता है। ओके और बाकी करेक्ट हैं सब। कीर्ति का अपकीर्ति होता है, आरोह का अवरोह होता है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला? निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र वाक्य है? आपको बताना है जो वाक्य दिए हैं ऑप्शंस में उसमें से कौन सा मिश्र वाक्य है। चलिए फटाफट इसका आंसर बताइए। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। जो ऑप्शन डी है, मैंने सुना है कि आपके देश में सुशासन है, ये मिश्रित वाक्य है। अच्छा, वाक्य कितने टाइप्स के होते हैं? वाक्य 3 टाइप्स के होते हैं मुख्यतः। पहला होता है साधारण वाक्य, साधारण। दूसरा होता है संयुक्त या कंपाउंड, संयुक्त या यौगिक, संयुक्त वाक्य। और तीसरा होता है ये आपका जो है मिश्र वाक्य, कंपाउंड सेंटेंस। तो मिश्रित वाक्य किसको बोलते हैं? वे वाक्य जिनमें एक साधारण वाक्य हो तथा उसके अधीन या आश्रित दूसरा उपवाक्य हो। अच्छा, मिश्र वाक्य किसको बोलते हैं? इसमें 2 उपवाक्य होते हैं। जो पहला वाक्य होता है दूसरे पर डिपेंड करता है, जो डिपेंड वाक्य रहता है उसको बोलते हैं आश्रित उपवाक्य। और जो पहला जो मेन होता है उसको प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। जो आश्रित उपवाक्य होता है दूसरे प्रधान उपवाक्य पे निर्भर करता है। सो फाइनली इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें देखिए, इसमें लिखा है ऑप्शन डी में क्या बोल रहा है? मैंने सुना है कि आपके देश में सुशासन है। मैंने सुना है कि ये किस पे आश्रित है? आपके देश में सुशासन है। इसको अलग नहीं कर सकते हम, एक दूसरे पे डिपेंड है। सो फाइनली इसका करेक्ट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोला है? वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है। वाक्य में कौन सा कारक है? आपको कारक पहचानना है इसमें से। वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, इसमें से करेक्ट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार सूचित होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है, वाक्य में पर विभक्ति का लोप हो गया। यहाँ पे वह द्वार द्वार पर, यहाँ पे द्वार पर विभक्ति है, इसका लोप हो गया है, अतः इसमें अधिकरण कारक होगा। सो फाइनली क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, मिट्टी का माधो। ये मुहावरा है एक, मिट्टी का माधो। इसका अर्थ बताइए कमेंट सेक्शन में, इसका फटाफट आंसर बताइए। मिट्टी का माधो मतलब क्या होता है इसका?
इसका मुहावरा है, किस चीज़ का मुहावरा है? मिट्टी का माधो। फटाफट आंसर बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुत ही मूर्ख होना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मिट्टी का माधव, बहुत ही मूर्ख होना। जैसे कहते हैं ना, राम बिल्कुल मिट्टी का माधव है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। ततधित का संधि विच्छेद आपको बताना है। ततधित, जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा इसका करेक्ट संधि विच्छेद है? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा? ततधित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ततधन हित। ये व्यंजन संधि है, यहाँ पे त और ह मिलते हैं तो द हो जाता है। ओके, सो फाइनली इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। सो ये था आज का सेशन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद,